साथियों नमस्कार। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के अर्थशास्त्र विषय का अध्ययनवार सॉल्व पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट या असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS, RPSC, स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर या NTA, UGC, नेट, JRF या फिर किसी भी स्टेट के सेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसमें लगभग 9000 से 10,000 के आसपास वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। न सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं बल्कि उनका विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण सहित हल भी दिया गया है। तो साथियों, नो डाउट ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति चैप्टर 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, जोखिम से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए संसाधनों का वैविध्यकरण, ऑप्शन बी जोखिम घटना की बीमा, ऑप्शन सी संसाधनों की कुल लागत, ऑप्शन डी जोखिम घटना की जानकारी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। ए, बी एवं सी, ए, बी एवं डी, ए, सी एंड डी, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ए, बी एंड डी। जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। संसाधनों का वैविध्यकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी यानी सेकंड जोखिम घटना की बीमा, और थर्ड जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य। तो संसाधनों की कुल कीमत से इसमें मतलब नहीं है। जोखिम कम करने के लिए संसाधनों के कुल लागत से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब प्रश्न दूसरे पे आते हैं। किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ए, एडम स्मिथ, बी, जेके मेहता, सी, मार्शल, डी, रॉबिन्सन। तो साथियों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि परिभाषा संबंधित तीन चार पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। विकास केंद्रित परिभाषा के लिए सैमुअल्सन विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दी थी। कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल ने दी थी। मार्शल के साथ पीकू, मिल, कैनन एंड बेवरीज आदि भी हैं। और ऑप्शन सी दुर्लभता संबंधित परिभाषा है जिसको रॉबिन्सन ने दिया था। तो रॉबिन्सन के साथ साथ लर्नर, एरिकाल, एक्सीड आदि हैं। तथा चौथा आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा, इसको जेके मेहता ने दिया था। तो इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, ये आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा है, इसको जेके मेहता ने दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं ठीक से। इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह परिभाषा जेके मेहता ने दिया। जेके मेहता, जिन्हें भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है, इसे अधिकतम करना है। और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को अधिक करने से नहीं बल्कि न्यूनतम करने से होगी। यानी इच्छाओं को कम करना और अपने वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा ये बताई गई है। तो साथियों, हम प्रश्न क्रमांक 3 पे आते हैं, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है। तो हमने बताया कि दुर्लभता संबंधित परिभाषा रॉबिन्सन ने दिया था। न सिर्फ रॉबिन्सन, उनके साथ साथ लर्नर, एरिकाल और एक्सीड भी इस मान्यता को मानने वाले हैं। तो ऑप्शन ए जेमकिंस, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी रिकार्डो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबिन्सन। इन्होंने कहा है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह परिभाषा रॉबिन्सन ने दी है। अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधित परिभाषा अर्थशास्त्री रॉबिन्सन, लर्नर, एरिकाल तथा एक्सीड ने दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 पे आते हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी थी। तो हमने बताया विकास संबंधित परिभाषा सैमुअल्सन ने दी थी। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पॉल ए सैमुअल्सन, ऑप्शन बी जेमकिंस, ऑप्शन सी रॉबिन्सन, ऑप्शन डी मार्शल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पॉल ए सैमुअल्सन। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दी है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना भी किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण मात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए डी रिकार्डो का, ऑप्शन बी एडम स्मिथ का, ऑप्शन सी मार्शल का, ऑप्शन डी जेबी से का। तो इसमें दुर्लभता संबंधित परिभाषा जिसको दिया है
सॉरी, तो हमने बताया था कि कल्याण संबंधी, मानव कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल का है। मार्शल के साथ साथ पीकू, मिल, कैनन एंड बेवरीज हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का एक माध्यम है और एक मात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन अर्थशास्त्री मार्शल का है। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधित परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है, जो कि निम्न है: अल्फ्रेड मार्शल, पीकू, जे.एस. मिल और कैनन, एली एंड बेवरीज। प्रश्न 6 में जाते हैं। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दी थी? तो दुर्लभता संबंधित परिभाषा हमने बताया था मित्रों कि रॉबिन्सन, न सिर्फ रॉबिन्सन बल्कि लर्नर, एरिकाल और एक्सिट ने दिया था। तो यहाँ पे रॉबिन्सन सही हो जाएगा। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है और प्रत्येक अर्थशास्त्री के परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी है, इसमें रॉबिन्सन, लर्नर, एरिकाल और एक्सिट हैं। अर्थशास्त्र में चयन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ए, आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है। बी, साधन प्रकृति प्रदत्त होते हैं। सी, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। चौथा, संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अगर एक ही साधन का विभिन्न प्रकार का उसमें ऑप्शन दिया गया है उपयोग करने के, तो उसमें चयन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है साथियों, कि हम किस तरह से वस्तु का उपयोग करें ताकि हमें अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी में अर्थशास्त्र में चयन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। एक ही साधन का प्रयोग अनेक साधनों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, अथवा मकान बनाया जाता है, या भोजन बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। मानव व्यवहार की उल्लेख की गई इन विशिष्टताओं से स्पष्ट है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित तथा भिन्न भिन्न तीव्रता वाली होती हैं तथा उनकी संतुष्टि के लिए उपलब्ध साधन सीमित हैं। साधन सीमित ही नहीं बल्कि वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। चलिए प्रश्न 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रियाई विचारधारा। ऑप्शन बी, जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा। ऑप्शन सी है प्रतिष्ठित विचारधारा या क्लासिकल स्कूल। ऑप्शन डी, रशियन स्कूल यानी रूसी विचारधारा। तो ऑप्शन बी है, अर्थशास्त्र में अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। आगमन रीति का आरंभ आगमन रीति के दोषों की प्रतिक्रिया, निर्गमन रीति की दोषों की प्रतिक्रिया के रूप में जर्मन के ऐतिहासिक स्कूल द्वारा हुआ। इसका प्रारंभ रॉशर की प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र 1854 में प्रकाशित हुआ। इसमें मैच करना है साथियों। प्रश्न 9 में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का नाम दिया गया है और सामने लेखकों का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व, तो इसमें साथियों मिला लीजिएगा। हम सामने जिनका उत्तर सही है उनको हम दे रहे हैं। आर्थिक विकास की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, इसका उत्तर है रॉबिन्सन ने दिया था। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने दिया था और अर्थशास्त्र पुस्तक सैमुअल्सन ने लिखी थी। तो ठीक है। प्रश्न 10 पे आते हैं। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? अति उत्पादन है, बेरोजगारी है, चयन है, गरीबी है। तो इसमें चयन है, चॉइस ऑफ मेकिंग। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या चयन या चुनाव की समस्या पाई जाती है। साध्य विभिन्न महत्व के होते हैं जिनका आवश्यक परिणाम यह होता है कि चुनाव की समस्या खड़ी हो जाती है, अर्थात उन प्रयोगों का चुनाव करने की समस्या जिनमें दुर्लभ स्रोतों को लगाया जाता है। प्रश्न 11 है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, उपभोग पालन का सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे उपभोक्ता के व्यवहार, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 12 है। निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण के प्रवाह चर नहीं माने जाते हैं? प्रवाह चर नहीं माने जाते हैं यानी फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो फ्लो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुद्रापूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन ए पूर्ति तथा मांग, ऑप्शन बी बचत तथा निवेश, ऑप्शन डी निर्यात एवं आगत, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। जबकि मुद्रापूर्ति एवं सार्वजनिक ऋण ये प्रवाह चर नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रापूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है। 13वां प्रश्न है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र में बाजार तंत्र का प्रयोग, ऑप्शन सी आर्थिक योजना का प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सही सभी। तो उत्तर ए सही हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद यह एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के रूप में विकास से उसका यह स्वरूप बना है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, बैंकों के क्रियाकलापों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। समष्टि अर्थशास्त्र विस्तृत या बड़ा होता है, यह अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा, अर्थात यह अर्थव्यवस्था के छोटे भाग को सम्मिलित करता है। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, पूर्ति से बोध होता है। ऑप्शन ए वस्तु का वास्तविक उत्पादन, ऑप्शन बी वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक, ऑप्शन सी विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, ऑप्शन डी समय की प्रति इकाई व मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु के व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्टि की क्षमता से ही हम उस वस्तु की उपयोगिता यानी
उस वस्तु की उपयोगिता यानी यूटिलिटी करते हैं। किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। इसलिए जैसे-जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। इसलिए किसी भी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ की परिभाषा, ऑप्शन बी मार्शल की परिभाषा, ऑप्शन सी रॉबिन्सन की परिभाषा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी है रॉबिन्सन की परिभाषा। साथियों, हम बताने देना चाहते हैं कि दो तरह की अर्थशास्त्र की परिभाषा के मत हैं, एक भौतिक और दूसरा है साधनों की दुर्बलता। प्रश्नानुसार भौतिक परिभाषा के तहत एडम स्मिथ, मार्शल, मिल एवं पिगू आते हैं, जो कि भौतिक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि रॉबिन्सन द्वारा दी गई परिभाषा दुर्लभता संबंधित परिभाषा है। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। सरकारी नियंत्रण, बी गैर सरकारी स्वामित्व, सी उत्तराधिकार का अधिकार, सी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए है सरकारी तंत्र का इसमें अभाव होता है। पूंजीवाद में सरकारी तंत्र का अभाव होता है, इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, सरकारी नियंत्रण को क्रमशः समाप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, समाजवादी समाज में होता है कीमत तंत्र, योजना, समिति, सरकारी नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी है योजना। भारत में समाजवाद का उदय 1956 की औद्योगिक नीति से आरंभ माना जाता है। ये योजना से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया और आभूषण। तो डी है आभूषण एक आर्थिक पहलू होता है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है, जबकि सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया का कोई आर्थिक पहलू नहीं होता, इसलिए अर्थव्यवस्था में इसे धन नहीं माना जाता। 20वां प्रश्न है, एक सिद्धांत है, एक मान्यता, एक यदि तब प्रतिस्थापना, एक परिकल्पना, एक प्रामाणिक परिकल्पना। तो ऑप्शन डी है विभिन्न निर्मित परिकल्पनाओं में से उस परिकल्पना को अधिमान देना चाहिए जो भविष्यवाणी करने योग्य हो कि क्या होने वाला है और जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि जो पूर्व में हो चुका है। 21 बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ ए सिर्फ निर्यात होता है, बी मुद्रा पूर्णता नियंत्रित होती है, सी हीनार्थ प्रबंधन हो रहा है, डी नहीं निर्यात और नहीं आयात हो रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर होती है, जिसमें न आयात होता है न ही निर्यात, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की विपरीत होती है। 22 अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा किसने दिया था? हमने बताया है कि आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए में जेके मेहता है, बी रॉबिन्सन, सी मार्शल, डी किन्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र के पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के मत से सर्वथा भिन्न रखा, जो सर्वथा भारतीय है, के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। 23 किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्या प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्री को कहा जाता है। अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय विशेष से संबंधित विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत तार्किक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। 24वां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्र में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है और मांग घटा करके वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में उपलब्ध होती हैं। पैसे की कमी जनता के लिए उतना भयानक नहीं होती जितना कार्य की कमी है। कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कथन महात्मा गांधी ने 7 डेडली सीन्स से वेल्थ विदाउट वर्क में दिया है, जिसका अर्थ है कुछ करे बिना संपत्ति बनाना चाहते हैं, इसके लिए वह वस्तुओं और व्यक्तियों को अपने मतलब के लिए जोड़ तोड़ करते हैं। आज बिना मेहनत के संपत्ति बनाना व्यवसाय हो गया है। सरकार की किसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वह कर को चुकाए बिना या अपने वित्तीय बोझ का उचित हिस्सा दिए बिना देश की नागरिकता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का जोखिम उठाए बिना निगम की सदस्यता का लाभ उठाते हैं। 26वां प्रश्न, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पदों का प्रयोग किया? ए मिल्टन फ्रीडमैन, बी रागनर फ्रिश, सी जेएम किन्स, डी AC पिगू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रागनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग प्रथम बार किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के दो मार्ग हैं। पहले का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से है, जबकि दूसरे का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 27 सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले पार्ट में राइटर हैं, यानी अर्थशास्त्री दिए गए हैं, दूसरे पार्ट में उनके विचार दिए गए हैं। तो आइए हम सीधा सीधा उत्तर की व्याख्या कर लेते हैं। डेविड रिकार्डो का कहना है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपथ को भूमि के मौलिक तथा विनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल, बी ऑप्शन। इस तरह यह यानी अर्थशास्त्र एक और तो धन के अध्ययन का विषय है, तो दूसरी ओर आर्थिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय भी है। जेएम किन्स कहते हैं कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता पर त्याग करने का पुरस्कार है। डी जेवी से पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। 28 आर्थिक सिद्धांत में सेटरस पैबिस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। ए मांग व पूर्ति समान है, ए अन्य बातें समान है, बी अन्य बातें समान है, सी पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, डी लागत और आगम स्थिर है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में अन्य बातें समान है।
व्याख्या आर्थिक सिद्धांत में सेटरिस पेरिस का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का अर्थ है एक वस्तु का उपयोग निरंतर क्रम से होना चाहिए, उपयोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 29 है, वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा यह उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण दोहन किया जाता है कहलाती है एक्स क्षमता यानी ए, बी परिक्षमता, सी निम्न स्थिति का प्रभाव, डी सापेक्षिक कीमत प्रभाव। तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक्स क्षमता। यह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण दोहन किया जाता है इसे एक्स क्षमता कहते हैं। 30 निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? ए पॉल सैमुअल्सन, बी ए मार्शल, सी ए सीपीयू, डी जे एस मिल। तो ऑप्शन में है डी जे एस मिल नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वक्रों में कौन से सामान्यतः यू आकार के होते हैं? औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र। औसत स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, वो यू आकार का नहीं होता। इसमें ए बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यू आकार के वक्र निम्न है: औसत वक्र लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत वक्र। 32वां प्रश्न है, व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है? ए वस्तुओं के मूल्य, बी सेवाओं के मूल्य, सी आर्थिक संसाधनों का मूल्य, उपरोक्त डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था निम्न निर्धारित करता है: वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, आर्थिक संसाधनों का मूल्य। 33वां प्रश्न है, भारत में हाल के वर्षों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है? ए कृषि, बी उद्योग, सी निर्माण, डी सेवाएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेवाएं। भारत में हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है। 34वां प्रश्न, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो ए घरेलू क्षेत्र, बी निजी संगठित क्षेत्र, सी घरेलू क्षेत्र, डी प्रशासनिक क्षेत्र। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र। भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का रहा है। 35 अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसका है? एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, किसका है कथन? ए हाम का, बी हिक्स का, सी किन्स का, डी मिल का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किन्स ने यह विचार व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। 36वां प्रश्न, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? ए तृतीय क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, सी द्वितीय क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है हाल के वर्षों में। तो 37वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय, ऑप्शन ए किसी उद्योग में सरकार का 60% से अधिक अंश, ऑप्शन बी एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र हो, डी दोनों सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु, ऑप्शन डी दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संचालित हो रही हों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में है। 38वां प्रश्न, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? रिकार्डो, बी मिल, सी रॉबर्टसन, डी एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ, डी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। 39 मूल आर्थिक क्रिया क्या है? व्यापारिक क्रिया, आवागमन क्रिया, भोग क्रिया, डी कृषि क्रिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मूल आर्थिक क्रिया उत्पादन, वितरण, भोग, विनिमय, ये सब होती है। उत्पादन के साधन नहीं है उद्यम, मुद्रा, श्रम, कच्चा माल। उत्पादन का श्रम साधन नहीं है, मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन के साधन है उद्यम, श्रम, कच्चा माल, भूमि, जबकि मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं बल्कि उत्पादन का माध्यम है। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता की निर्भरता। कुशलता एवं ईमानदार प्रशासन, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण से संबंधित हैं: असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, बेरोजगारी की समस्या। जबकि कुशल एवं ईमानदार प्रशासन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, विचार किसने प्रकट किया था? तो ऑप्शन ए कार्डोर, बी पिगू, सी रॉबिन्सन, डी सैमुअल्सन। रॉबिन्सन, ऑप्शन सी रॉबिन्सन ने यह प्रतिपादित किया कि एक अर्थशास्त्री का अर्थशास्त्र साध्यों के संबंध में तटस्थ होता है। केवल दिए गए साध्यों को प्राप्त करने के लिए रास्ते आर्थिक एवं अनार्थिक हो सकते हैं, जिसके अनुसार साध्य तो पूर्व निश्चित होता है। अर्थशास्त्र का कर्तव्य दुर्लभ साधनों को ठीक ढंग से प्रयोग करना है। 43वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, धन का। तो ऑप्शन डी है धन का। व्याख्या है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थशास्त्र में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस संरचनात्मक परिवर्तनों के ही आधार पर इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र विकास की किस स्थिति में है। साइमन कुजनेट ने एक ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े का अध्ययन तथा उसके विश्लेषण के आधार पर तथा बाद में होलिस चैनरी आदि ने यह प्रदर्शित किया है। 44वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते समय किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? तो ऑप्शन एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्शल, डी जे एस मिल, सी जे एस मिल, डी मार्शल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन करता है, तो दूसरी तरफ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।
45वां प्रश्न, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? ए मार्शल का, बी रॉबिन्सन का, डी एडम स्मिथ का, सी एडम स्मिथ का, डी जेके मेहता का। तो बी रॉबिन्सन का है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी, जो कि बहुत समय तक सही और ठीक मानी जाती रही। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। 46वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए से घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? ए अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, बी अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, सी अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, डी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। धन संबंधी इस दृष्टिकोण के कारण अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत एकांगी एक पक्षीय शास्त्र के रूप में परिलक्षित होती है और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह भुला दिया कि धन साधन नहीं है बल्कि साध्य है। साध्य तो मनुष्य और उसकी संतुष्टि है। 47वां प्रश्न, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किसने किया? ए जे.एस. मिल, बी एडम स्मिथ, सी लुईस, डी अल्फ्रेड मार्शल। तो बी एडम स्मिथ। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। इनमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो देश अधिक व्यापार करते हैं उनकी विकास दर अधिक है। व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। 48वां प्रश्न, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? ए जेके मेहता द्वारा, बी सैमुअल्सन द्वारा, सी जे.आर. हिक्स द्वारा, डी ए.सी. पीकू द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेके मेहता द्वारा। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर जेके मेहता ने प्रतिपादित किया। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित व्याख्या या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। 49वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। सी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रखा तथा यह कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। 50वां प्रश्न, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है? ए केवल संसाधन को प्रयुक्त होना, केवल संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं, बी मुद्रा जो साधन बाजार से घरेलू क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं, सी केवल वस्तु एवं सेवाएं जो उत्पादित की जाती हैं, डी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों संसाधनों को प्रयुक्त करती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक चक्रीय मॉडल में 3 क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड, फर्म तथा उद्योग तथा सरकार। घरेलू क्षेत्र फर्म को संसाधन उपलब्ध कराता है तथा फर्म घरेलू क्षेत्र को उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करता है। स्वतंत्र होते समय भारत ने बिंदी बिंदी चुनी थी। ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उदार अर्थव्यवस्था, ई सामंती अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र होते समय भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी जिसमें बाजार तंत्र तथा सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है जिनमें वह दक्ष एवं समर्थ है, जबकि सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों तथा सेवाओं का उत्पादन करता है जिसमें उत्पादित करने के लिए बाजार विफल रहता है, जैसे आधारभूत संरचना, सड़कें, बांध, रेलवे इत्यादि। संतुलन की अवधारणा, परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें प्रश्न नंबर 22 है, 52 है। सामान्य आर्थिक संतुलन निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित है? ए अस्तित्व समस्या, बी नैतिक रूप से खतरनाक समस्या, सी स्थिरता समस्या, डी एकलता समस्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नैतिक रूप से खतरनाक समस्या। इक्विलिब्रियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्वस अर्थात समान, जिसका अर्थ होता है समान, प्लस लिब्रा यानी साम, बैलेंस से होता है, जो इक्विलिब्रियम शब्द से निकलता है। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग फिजिक्स में किया गया है यानी भौतिकी में किया गया है। भौतिकी में इसका अर्थ होता है समान, साम्य की वह स्थिति जिसमें विरोधी शक्तियां तथा प्रवृत्तियां एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देती हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता के शब्दों में अर्थशास्त्र में संतुलन गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति बताता है। परिवर्तन तो गति तो होती है लेकिन गति में परिवर्तन न हो। सामान्य आर्थिक संतुलन निम्न समस्याओं से संबंधित है: अस्तित्व की समस्या, स्थिरता समस्या, एकलता समस्या। हजार्ड्स नैतिक रूप से खतरनाक समस्या नहीं है। साम्य एक स्थिति है जहां पर ए एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, बी एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, सी एक फर्म अधिकतम उत्पादन करता है, डी उपर्युक्त सभी। तो साम्य एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर निम्नलिखित घटनाएं होती हैं: एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन करता है। 54वां प्रश्न में से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? ए संभावित, बी स्थिर, सी अस्थिर, डी तटस्थ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संतुलन के 3 प्रकार हैं, स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन, तटस्थ संतुलन। साम्य अस्थिर एवं अनिर्धारणीय होता है, ऐसा किसने कहा? ए एजवर्थ के द्वयाधिकार मॉडल में, बी चैम्बरलिन के अल्पाधिकार मॉडल में, बर्टलैंड मॉडल में, परेटो मॉडल में, डी में। तो
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजवर्थ के अनुसार प्रत्येक द्विअधिकारी यह सोचता है कि वह चाहे जो कीमत निर्धारित करे परंतु उसका प्रतिद्वंदी अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस मान्यता तथा पूर्वों के खनिज कुओं के उदाहरण को लेकर एजवर्थ ने यह सुझाया कि द्विअधिकारी में कोई भी निश्चित संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 56वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, गति की अनुपस्थिति, बी, गति के दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति, सी, ए और बी दोनों, डी, शून्य कल्पित परिकल्पना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में साम्य का आशय यह नहीं है कि साम्य की स्थिति में गति नहीं होनी चाहिए बल्कि गति के दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र की संस्कृति तथा साम्य गति परिवर्तन की अनुपस्थिति बतलाता है जबकि भौतिकी विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को ही बतलाता है। यदि एस, डी तथा पी क्रमशः वस्तु की पूर्ति, मांग तथा कीमतें हों तो निम्नलिखित मॉडल में संतुलन की प्रकृति होगी। तो इसमें ए आंशिक संतुलन, बी स्थैतिक संतुलन, सी आंशिक तथा स्थैतिक संतुलन, डी प्रावैगिक संतुलन। तो सी ऑप्शन होगा। उपयुक्त मॉडल में संतुलन की प्रकृति आंशिक तथा स्थैतिक संतुलन की होगी। स्थिर संतुलन में साम्य है, मूल संतुलन की ओर लौटती है। स्थिर संतुलन में साम्य क्या है? तो ए मूल संतुलन की ओर लौटती है, बी मूल संतुलन से दूर रहती है, सी मूल संतुलन की ओर लौट भी सकती है और नहीं भी, डी सभी असत्य हैं। तो ऑप्शन ए स्थिर संतुलन की अवस्था में साम्य मूल संतुलन की ओर लौटती है। यह इकाई या अर्थशास्त्र उस समय स्थिर संतुलन में हो जाएगी जबकि किसी कारण से संतुलन भंग होने या असंतुलित होने पर ऐसी शक्तियाँ स्वतः क्रियाशील हो जाएं जिससे संतुलन की प्रारंभिक स्थिति की प्राप्ति हो जाए या इसमें से उसे प्राप्त होने की प्रवृत्ति हो। 59 सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है सभी बाजारों में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को, सभी बाजारों में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को दृष्टिगत रखता है। सी प्रतिपुष्ट प्रभावों को, डी सभी बाजारों के मूल्यों को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य संतुलन विश्लेषण का प्रतिपादन प्रोफेसर लियोन वालरा ने किया था जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक साथ संतुलन की व्याख्या की जाती है। बी यह पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा पर आधारित है। सी यह 2x2 मॉडल पर आधारित है अर्थात दो वस्तुओं, दो शर्त तथा दो पूंजी पर आधारित है। 4 यह सभी बाजारों में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्ट या फीडबैक को दृष्टिगत रखता है। 5 संतुलन की अवस्था में अज्ञात चरों की संख्या तथा अज्ञात समीकरण की संख्या समान मानी जाती है। दिए गए आरेख 1 और 2 में मार्ग वक्र डी एवं पूर्ति वक्र एस को दिखाया गया है। बिंदु ई तथा एफ संतुलन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन चित्र 1 देखिए और चित्र 2। इसमें ऑप्शन ए है ई और एफ दोनों स्थायी संतुलन के बिंदु हैं। बी ई और एफ दोनों अस्थायी संतुलन के बिंदु हैं। सी बिंदु ई पर संतुलन स्थायी है, बिंदु ई पर संतुलन स्थायी है और बिंदु एफ पर अस्थायी है। बिंदु ई पर संतुलन अस्थायी है और बिंदु एफ पर स्थायी है। ऑप्शन टी करेक्ट होगा। दिए गए आरेख 1 और 2 में मार्ग वक्र डी एवं पूर्ति वक्र एस दिखाया गया है। यदि बिंदु ई और एफ संतुलन बिंदु हो तो दर्शाए गए बिंदु ई पर संतुलन अस्थायी और बिंदु एफ पर स्थायी है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है? अस्तित्व समस्या, विशिष्ट समस्या, स्वामित्व समस्या, उपयुक्त सभी। तो ये सभी समस्याएं सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित हैं। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत सभी कीमतों को परिवर्तनशील माना जाता है तथा सभी बाजारों में साम्य का एक साथ निर्धारण का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः जब हम महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो वस्तुओं तथा साधनों के विभिन्न बाजारों के बीच बहुत अधिक अंशों तक पारस्परिक संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है तथा बहुत ही बड़ी संख्या में निर्णय करने वाले एजेंट जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, श्रमिक तथा साधनों के स्वामी होते हैं। ये सभी कार्यकर्ता स्वार्थपूर्ण होते हैं तथा अपने लक्ष्यों को अधिकतम करने का व्यवहार करते हैं। उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है तथा उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करता है। सभी वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों तथा मात्राओं को परिवर्तनशील माना जाता है तथा जब सभी पारस्परिक संबंधों तथा पारस्परिक निर्भरताओं को ध्यान में रखा जाता है तो एक विशिष्ट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जा सकता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित निम्न समस्याएं हैं। ए अस्तित्व की समस्या, बी विशिष्ट समस्या, सी स्वामित्व स्थायित्व समस्या। सामान्य संतुलन के एरो-डेब्रू मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए वस्तुओं की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ दिया जाना है। बी वस्तुओं की पहचान उस समय की जाती है जब उन्हें दिया जाना हो। सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो ए सामान्य संतुलन में एरो-डेब्रू मॉडल यह बताता है कि वस्तुओं की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ उसे दिया जाना हो। वालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? समीकरण प्रणाली, युगपत रैखिक समीकरण प्रणाली, युगपत समीकरण प्रणाली, डी रेखीय समीकरण प्रणाली। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, युगपत समीकरण प्रणाली। लियोन वालरा 1734 से 1810 पहले अर्थशास्त्री 1834 से 1910 होगा, ये करेक्ट है।
पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक सामान्य संतुलन स्थापित करने के लिए नवशास्त्रीय सिद्धांत का उसमें समावेश किया। वालरा ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि अनेक वस्तुओं के साथ अर्थव्यवस्था कैसे साथ साथ सही बैठती है और संतुलन की स्थिति में पहुंचती है। इस उद्देश्य के लिए वालरा ने एक आर्थिक संतुलन का मॉडल का वर्णन के लिए युगपत समीकरण प्रणाली विकसित की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, युगपत समीकरण प्रणाली। 64वां प्रश्न है, सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयां अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती हैं तथा साथ साथ ही सभी कीमतें भी संतुलन में रहती हैं और सभी बाजारों में संतुलन हो जाता है। यह कथन ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन डी पूर्ण रूप से सही नहीं है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पूर्ण रूप से सही है। सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयां अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती हैं तथा साथ ही साथ सभी कीमतें भी संतुलन में रहती हैं और सभी बाजारों में संतुलन हो जाता है। यह कथन सही है। 65 मकड़जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में होती है? तो मांग अधिक या मांग की लोच बराबर पूर्ति की लोच, बी मांग अधिक या मांग की लोच अधिक हो पूर्ति की लोच से, सी पूर्ति अधिक या मांग की लोच बराबर पूर्ति की लोच, डी पूर्ति अधिक तथा मांग की लोच अधिक हो पूर्ति की लोच से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मांग अधिक या मांग की लोच अधिक हो पूर्ति की लोच से। मकड़जाल मॉडल 3 प्रकार के उच्चावचनों का विवेचन करता है। ए सतत मकड़ी जाल स्थिति में कोई स्थायी संस्थिति प्राप्त नहीं होती, अब दोनों वक्रों की लोच एक ही होती है। बी अभिबिंदुंग मकड़जाल यानी कन्वर्जेंट वेब स्थिति में पूर्ति लोच मांग लोच से कम होती है। वस्तु तथा वस्तु की मात्रा में समायोजन इस प्रकार होता है जिससे वस्तु तथा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन संस्थिति की बिंदु की ओर उन्मुख होता है। सी अपबिंदुक मकड़जाल या डाइवर्जेंट वेब स्थिति में मांग वक्र या पूर्ति वक्र की अपेक्षा पूर्ति वक्र की अपेक्षा कम लोचदार तथा वस्तु की मात्रा में समायोजन इस प्रकार होता है कि उच्चावचन संस्थिति से दूर होता जाएगा। नीचे दिए गए आरेख में बाजार का संतुलन दर्शाया गया है। मांग तथा पूर्ति एक तरफ वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर कीमत दी गई है। डी इसका डिमांड कर्व है, एस इसका सप्लाई कर्व है। तो यह स्थिति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी हिक्स, ऑप्शन सी एजवर्थ, ऑप्शन डी एल वालरस। तो ऑप्शन डी है एल वालरस। सामान्य संतुलन का वालरस मॉडल स्थैतिक प्रकृति का होता है जिसमें सभी वस्तुएं संतुलन अवस्था में पाई जाती हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसको अधिकतम संतोष प्राप्त हो। प्रत्येक उद्योग में सभी उत्पादक इकाइयों तथा सभी कीमतों उत्पत्ति मात्राओं पर तुलनावस्था में होती हैं तथा उत्पादक साधनों की मांग व पूर्ति साम्य कीमतों पर एक दूसरे के समान पाई जाती हैं। सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। 67वां प्रश्न, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सामान्य संतुलन का ए के बोल्डिंग, बी विल्फ्रेडो पेरेटो, सी लियोन वालरस, डी जेएल हैंसन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लियोन वालरस। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ए जे.एस. मिल, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी ए.सी. पिगू, डी जे.एम. किन्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अल्फ्रेड मार्शल। आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक अल्फ्रेड मार्शल हैं। किसी एक वस्तु के बाजार का विश्लेषण करने के लिए आंशिक संतुलन तकनीक का प्रयोग होता है, अर्थात आंशिक साम्य का संबंध एक व्यक्तिगत तथा विशिष्ट इकाई से होता है। आंशिक संतुलन विधि का प्रयोग किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन में किया जाता है, जैसे मार्शल कुल मांग वक्र समीकरण के रूप में dx इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स, यानी कि जो डिमांड है वो प्राइस का फंक्शन है, सेटेरस पैबस। सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यक्ष संबंधित हैं क्रमशः रिकार्डो तथा वालरस तथा मार्शल, सी एरो तथा डेवरियो, डी केन्स तथा हैंसन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यक्ष वालरस तथा मार्शल से संबंधित हैं। आंशिक साम्य का संबंध एक व्यक्तिगत तथा विशिष्ट इकाई से होता है। आंशिक साम्य कीमत सिद्धांत का केंद्र है। आंशिक साम्य कीमत सिद्धांत का केंद्र है। सामान्य साम्य का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। सामान्य संतुलन विश्लेषण की दो विधियां हैं, एक वालरस का मॉडल, दो लियोनटिफ का आगत निर्गत मॉडल। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण बताइए? ए स्थैतिक था, दूसरा तुलनात्मक स्थैतिक था, तीसरा हिक्स के अर्थ में प्रावैगिक था, डी हेरॉड के मॉडल में प्रावैगिक था। ऑप्शन बी तुलनात्मक स्थैतिक था। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक था। संतुलन विकास के अंतर्गत है। संतुलन विकास से तात्पर्य है, पहला, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास से तात्पर्य है। ए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो रहा है, बी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य वृद्धि दर हो, सी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित साधनों में समान वृद्धि हो, डी विभिन्न क्षेत्रों में समान दर से विकास हो। तो ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान
रूप से विकास होता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। तो संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, नर्क्स, फ्रेडरिक लिस्ट, रोडॉन लेविस, सेटोवस्की, एलियन यंग, लेविनस्टीन। 72 पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है रखा हुआ अंडा, एक सिरे पर टिकाया गया अंडा, भारी पेंदी वाला जहाज, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी है भारी पेंदी वाला जहाज। प्रोफेसर पीगू के अनुसार आर्थिक इकाई स्थिर संस्थिति की स्थिति में तब होता है जब यदि कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो तत्काल ही ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाएं जो कि प्रारंभिक अवस्था को फिर से स्थापित कर देती हैं। समुद्र की सतह पर रखा भारी पेंदे वाले जहाज स्थिर संस्थिति में ही रहते हैं। 73 अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर मार्शल, ए बी पीगू, सी हिक्स, डी रॉबिन्सन। साम्य फर्म की अवधारणा ऑप्शन बी पीगू ने किया। साम्य से अभिप्राय है ए परिवर्तनहीनता की स्थिति में, बी उस स्थिति में जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, सी उस स्थिति में जब उत्पादक न्यूनतम लागत पर होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र में संस्थित से आशय ऐसी गति से है जिसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति फर्म समूह या उस समय संस्थिति की स्थिति में कही जाएगी जबकि दी हुई परिस्थिति में वह ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले जिससे अधिक उत्तम स्थिति की प्राप्ति किसी भी प्रकार से परिवर्तन व पुनर्गठन से संभव ना हो। 75 मार्शल एवं वालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। ए मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानता है। बी मार्शल एवं वालरस ने अलग अलग आधारों पर विश्लेषण किया है। सी मार्शल का विश्लेषण वैज्ञानिक है, वालरस का अवैज्ञानिक है। डी वालरस का विश्लेषण वैज्ञानिक है, मार्शल का अवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानता है। तो मार्शल के अनुसार जब मांग कीमत पूर्ति कीमत के बराबर होती है तो उत्पादन की नई मात्रा में बढ़ते या घटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, संतुलन में होती है, ऐसी संतुलन स्थिति होती है, ऐसा संतुलन स्थिर होता है। परंतु वालरस के दृष्टिकोण में स्थिर संतुलन की स्थितियां उलट पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए कि मार्शल की स्थिरता की शर्तें कीमत की धारणा पर आधारित हैं जबकि वालरस की मात्रा निर्भर की धारणा पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस समीकरण को वालरस का नियम कहा जाता है? तो समेसन पी एस इज इक्वल्स टू समेसन पी डी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस समीकरण में वालरस का नियम कहते हैं कि P इक्वल टू प्राइस, S इज इक्वल्स टू सप्लाई, D इज इक्वल्स टू डिमांड। वालरस ने सभी बाजारों में व्यक्तिगत क्रेताओं तथा विक्रेताओं की पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करने के लिए युगपत समीकरण की एक प्रणाली का प्रयोग किया तथा उसने यह कहा कि सभी संबंध वस्तुओं तथा साधनों की कीमतें तथा मात्राएं उनके द्वारा एक साथ निर्धारित की जा सकती हैं। मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारित करता है। ए मात्र संतुलन कीमत का, बी मात्र संतुलन मांग का, मात्र संतुलन आपूर्ति का, डी संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। ऑप्शन डी करेक्ट है। संतुलन कीमत तथा मांग जो कि मांग व पूर्ति फलनों की अंतरक्रिया से निर्धारित होती हैं, यह कीमत निर्धारण का स्थैतिक विश्लेषण है क्योंकि यहाँ समस्त चर जैसे पूर्ति मात्रा, मांग मात्रा तथा कीमत एक ही समय बिंदु से संबंधित हैं। 78 आंशिक संतुलन विश्लेषण को कहते हैं। ए माल्थेसियन विश्लेषण, बी मार्शलियन विश्लेषण, सी लियोन वालरस दृष्टिकोण, डी स्टेगलर विश्लेषण। तो ऑप्शन बी मार्शलियन दृष्टिकोण आंशिक संतुलन तकनीक को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। किसी एक वस्तु के बाजार का विश्लेषण करने के लिए हम आंशिक संतुलन तकनीक को प्रयुक्त करते हैं। 79 यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम हो तो संतुलन की प्रकृति कैसी होगी? ए स्थायी, बी अस्थायी, सी स्थैतिक, डी प्रावैगिक। तो ऑप्शन डी मकड़ी जाल सिद्धांत यानी कॉबवेब थियरम प्रायोगिक मॉडल है। मकड़ी जाल मॉडल स्थायित्व मांग व पूर्ति रेखाओं के ढालों के बीच स्थायित्व पर निर्भर करता है। केंद्र अभिसरण मकड़ी जाल यानी कन्वर्जेंट कॉबवेब तब उत्पन्न होता है जब पूर्ति रेखा या ढाल रेखा मांग ढाल से अधिक होती है। इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उत्पादकों की प्रतिक्रिया उपभोक्ताओं की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम होती है, अर्थात कीमत तथा उत्पादन में उतार चढ़ाव कमजोर होते हुए समाप्त हो कमजोर